प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मैंने काम करना शुरू किया, उसमें बिचौलिए, दलाल और नेताओं की जो रूप में, नेताओं के छद्म रूप में जो बिचौलिए, दलाल और ठेकेदार किस्म के इंसान हैं और इनको सपोर्ट करने वाले ऊपर में जो बड़े एमपी, एमएलए, मंत्री और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी वजह से जो एक अनावश्यक दबाव पड़ा, इन अनावश्यक दबाव ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस भावना को ख़त्म कर दिया जो इस भावना से मैं काम करना चाह रहा था। और बड़ी दुख के साथ मैं कहता हूँ कि ये प्रशासनिक दबाव अच्छे अच्छे अधिकारियों को आज अपने कार्यों से विमुख कर रहा है। आप अभी जस्ट देखे होंगे उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम ने आत्महत्या कर लिया, इसके पीछे क्या कारण है? उससे पहले आपने देखा होगा हरियाणा में एक आईएएस अपने पद से इस्तीफा दे दी। उससे पहले आपने देखा होगा कई ऐसे उदाहरण और कई ऐसे बेहतर प्रशासनिक अधिकारी को देखे होंगे जो ईमानदारी पूर्वक काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अनावश्यक दबाव में उसको अपने काम से विमुख करके उसे अलग करना। क्या लाखों की आबादी के लिए 8-9 पर्याप्त है? अगर यह बात सही भी हो तो मुझे तो इस पे भी डाउट है कि वो सही में उतने 9 पर्याप्त रूप से नहीं है, वो कागजी आंकड़े हो सकते हैं, वो 8-9 भी, वो 2-3 मुश्किल से चल रहे हैं। सहरसा हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको कोसी का पीएमसीएच कहा जाता है, लेकिन दुख के बात मैं यह कहूँगा कि आज भी अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुत्ते को बैठे हुए बेड पे मिलेगा। वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ी समस्या है, उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। सहरसा में वाटर लॉगिंग है। उसके बाद जो बंद पड़ा हुआ है बैजनाथपुर पेपर मिल, जिसका पिछले दिनों आपने, तो मैं यही कहूँगा बैजनाथपुर पेपर मिल 1974 में बना था, 4 साल के बाद महज ये जंग के हवाले कर दिया गया, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई। मैंने एम्स के आंदोलन में जेल भी गया था, अनशन पे रहा भी था, मधेपुरा में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए अनशन भी किया था, जिसके लिए बड़ा विवाद भी हुआ था। तो मैंने एक परिणाम वहाँ दिया कि जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ, आज वह नहीं हो पाया है। एम्स के लिए हमने अनशन किया और मेरे जैसे आदमी का जो एक अदनासा है, मैं ना प्रतिनिधि हूँ, पहले मैं वीडियो, लेकिन जब तक आप खुल करके काम नहीं करेंगे, राजनीति में आएंगे नहीं, बेहतर व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे, तो तब तक यह भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ों से। नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा में मौजूद हूँ और हमारे साथ डॉक्टर गौतम कृष्ण जी मौजूद हैं, जो वीडियो भी रह चुके हैं और ये पीपल्स पावर पार्टी के जो है संस्थापक भी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि ये जो है राजनीतिक से अभी जुड़े हुए हैं। अब पिछले बार जो है मैसी विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं और आगे हमें जैसे सूत्रों से पता चला है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये राजद के प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे रहेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है, कैसे है और क्या हुआ जो ये वीडियो का पद छोड़े और उसके बाद ये राजनीतिक में आए, आखिर क्या वजह रही है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रश्न आप कह रहे हैं इसके लिए मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूं और समुचित उत्तर देने की कोशिश भी कर रहा हूं। आपने पहला प्रश्न रखा कि मैंने वीडियो के सम्मानित पद को कैसे ठुकरा दिया, तो मैं कहूँगा इसकी अंदर स्टोरी बहुत बड़ी है, तो उस पर हम लोग कभी खुल करके बातचीत कर लेंगे। और एक शब्द में कहें तो हम ये कहेंगे कि मेरी मन मंशा और मानसिकता जिस रूप में थी समाज सेवा करने के, और जिस तरह से मैंने ब्लॉक में अपना समाज सेवा की भावना को लेकर के प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मैंने काम करना शुरू किया, उसमें बिचौलिए, दलाल और नेताओं की जो रूप में, नेताओं के छद्म रूप में जो बिचौलिए, दलाल और ठेकेदार किस्म के इंसान हैं और इनको सपोर्ट करने वाले ऊपर में जो बड़े एमपी, एमएलए, मंत्री और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनकी वजह से जो एक अनावश्यक दबाव पड़ा, इन अनावश्यक दबाव ने कहीं ना कहीं मेरे अंदर उस भावना को ख़त्म कर दिया जो इस भावना से मैं काम करना चाह रहा था। और बड़ी दुख के साथ मैं कहता हूँ कि ये प्रशासनिक दबाव अच्छे अच्छे अधिकारियों को आज अपने कार्यों से विमुख कर रहा है। आप अभी जस्ट देखे होंगे उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम ने आत्महत्या कर लिया, इसके पीछे क्या कारण है? उससे पहले आपने देखा होगा हरियाणा में एक आईएएस अपने पद से इस्तीफा दे दी। उससे पहले आपने देखा होगा कई ऐसे उदाहरण और कई ऐसे बेहतर प्रशासनिक अधिकारी को देखे होंगे जो ईमानदारी पूर्वक काम तो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अनावश्यक दबाव में उसको अपने काम से विमुख करके उसे अलग कर रहा है। आप कितने सालों तक वीडियो के पद पे रहे? जी, मैं 15 महीने तक वीडियो के पद पे रहा और 1 साल की मेरी ट्रेनिंग रही, तो इस तरह से मैं 2.5 साल के आसपास। तो अब जैसा कि देखा जा रहा है, सूत्रों से पता चला है कि राजद के प्रत्याशी के रूप में आपको मैसी विधानसभा से उतारा जाएगा, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, मैं
अगर राजद के प्रत्याशी के रूप में मुझे महिषी विधानसभा से उम्मीदवारी दी गई तो इसके लिए सबसे पहले मैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का शुक्रगुजार रहूँगा और माननीय तेजस्वी यादव जी का शुक्रगुजार रहूँगा। हमारे युवा और उभरते हुए बिहार के नेता हैं। तो मैं बड़ी शिद्दत और विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, अगर मुझे राजद ने अपना प्रत्याशी बनाया तो निश्चित रूप से कोसी और इस इलाके बाढ़ग्रस्त इलाके जो महिषी है, इन इलाकाओं के लिए और युवाओं के लिए खास तौर पे मैं काम करना चाहता हूं। समाज के वंचित वर्गों के लिए काम करना चाहता हूं। सामाजिक न्याय की जो हमारी विचारधारा रही है, उस सामाजिक न्याय की विचारधारा को मैं पुख्ता और मजबूत करता रहा हूं। जो देश को तोड़ने और सांप्रदायिक भावना और सौहार्द बिगाड़ने की बात होती रहती है, शायद मेरी जितनी क्षमता है, जितनी मन मानसिकता है और जितनी मेरे संस्कार और शिक्षा है, इस पर मैं कभी आँच नहीं आने दूंगा। उसके लिए निश्चित रूप से लड़ूंगा और राजद की जो एक अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करूंगा। अभी जैसा कि आपके विधानसभा में देख रहे हैं कि लगातार महिषी प्रखंड में बाढ़ का जलस्तर बढ़ गया है, बाढ़ की स्थिति काफ़ी नदारद हो चुकी है और जो है यहाँ पर प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, दो दिन पहले मैं बाढ़ के इलाकों में घूमने गया था मोटर बोट से। तो मैंने वहाँ प्रशासनिक अधिकारी से मैंने बातचीत की और जो जानकारी मुझे मिली उसके अनुसार लगभग 8 पंचायत में सिर्फ 8-9 उपलब्ध कराए गए हैं। मैं आप ही के माध्यम से अन्य शुभचिंतकों से और बाढ़ पीड़ितों से यह मैं एक राय पूछना चाहता हूँ, क्या लाखों की आबादी के लिए 8-9 पर्याप्त है? अगर यह बात सही भी हो तो मुझे तो इस पे भी डाउट है कि वो सही में उतने 9 पर्याप्त रूप से नहीं है। वो कागजी आंकड़े हो सकते हैं, वो 8-9 भी, वो 2-3 मुश्किल से चल रहे होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि 8 की 8 भी चलता हो तो लाखों की आबादी को क्या एक 8-9 ढोने में सक्षम है? उसके मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराने में सक्षम है? उनके जो कटनियाँ प्रभावित है उनके लिए सक्षम है? क्या जो राशन पानी और पशु चारा के लिए उसके लिए सक्षम है? निश्चित रूप से यह बिल्कुल फेल्योर है और मैं कहना चाहता हूं प्रशासनिक तैयारी बिल्कुल नगण्य होती है। आम आदमी चाहे जिए चाहे मरे, उसको उन चीज़ों से लेना देना नहीं है। जैसे भी करना हो जी के करो, मर के करो, आपको खुद ही करना है। मर जाओ जी। अच्छा, अगर आपको राजद अपने प्रत्याशी के रूप में महिषी विधानसभा में आपको उतारा तो आप क्या मुख्य समस्या देख रहे हैं महिषी विधानसभा में, जो उस कष्ट को आप दूर करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, आपने जैसा सवाल रखा कि राजद मुझे प्रत्याशी बनाती है, तो इसमें हम 2 तरह की बातें को रखेंगे। एक विकासात्मक मुद्दे को, और दूसरा मैं उन मुद्दों पे ध्यान दूंगा जो सामाजिक सौहार्द को मजबूत करता हो। तो विकासात्मक को भी हम 2 भाग में बांटेंगे। एक जो कोसी नदी के अंदर बसे हुए लोग हैं, उनकी समस्या जीवन को व्यवस्थित करने की है, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर के उनका संघर्ष है और आज भी उनकी स्थिति आज़ादी पूर्व की बनी हुई है। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे इनकी स्थिति आज भी आज़ादी की पूर्व है। न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, वही कच्चे मकान, वही झुग्गी झोपड़ी, सड़क का कोई ठिकाना नहीं, बिल्कुल शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। अगर स्कूल कहीं बना भी दिए गए हैं तो वो स्कूल संचालित नहीं हो रहे हैं, हॉस्पिटल चल नहीं रहा है, सड़क का कोई ठिकाना नहीं, यानी कि व्यक्ति की जिंदगी बिल्कुल बद से बदतर है। तो एक जो भाग होगा वह मेरा बांध के अंदर का होगा, जो 15 पंचायतों में आदमी बसे हुए हैं, उनके जनजीवन को व्यवस्थित करने का होगा। और दूसरा जो है बांध कोसी बांध के जो बाहर के शेष पंचायत बचे हैं, उनकी व्यवस्थित करने के लिए 70 कटैया का जो 30 साल पुराना भवन है, 70 कटैया प्रखंड भवन, जहाँ से विकास की सारे फाइलें तो संचालित हो रही है, विकास की धारा बहाई जा रही है, लेकिन खुद प्रखंड मुख्यालय आज 2 कमरे का सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। यह निश्चित रूप से दुख की बात होगा। हम बात करना चाहेंगे एम्स महाआंदोलन की, उसमें मैं जेल भी गया था, 8 दिन जेल भी रहा हूँ, अनशन पे भी 7 दिन रहा था। ये बड़ा आंदोलन जो रुक गया है उसको पुनः बड़ी मजबूती के साथ से आगे बढ़ाऊंगा। मत्स्यगंधा झील जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहूँगा, उस पर लिए काम करना चाहूँगा। सहरसा हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है उसको कोसी का PMCH कहा जाता है, लेकिन दुख के बात मैं यह कहूँगा कि आज भी अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो कुत्ते को बैठे हुए बेड पर मिलेगा, आपको एक सुई और दवाई तक नहीं मिलेगा। जो हॉस्पिटल के स्टाफ हो नदारत मिलेंगे, जो गंदगी है उसका अंबार मिलेगा। कुत्ते और आवारा कुत्ते और सुअर आपको
घूमता हुआ नजर आएगा। इन चीज़ों पे मैं काम करना चाहता हूँ। वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ी समस्या है, उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। सहरसा में वाटर लॉगिंग है। उसके बाद जो बंद पड़ा हुआ है बैजनाथपुर पेपर मिल, जिसका पिछले दिनों आपने द बिग बॉस को मैं धन्यवाद देता हूँ, न्यूज़ को, और जाहिद जी आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को आप लाखों दर्शकों के बीच में रखे थे। पेपर मिल पे मेरी बड़ी चिंता है। आज ये 74 में बना हुआ 48 एकड़ का यह करोड़ों की संपत्ति आज जंग खा गया है, बर्बाद हो गया जगह। जैसा कि पेपर मिल की आप बात कर रहे हैं, पेपर मिल तो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है और करोड़ों की लागत से ये बना भी था, तैयार भी हुआ था, कुछ लोगों को रोजगार भी मिला था। जिस तरह से रोजगारी के मारे अभी तो देख रहे हैं क्या पूरे भारत की स्थिति बनी हुई है। इस पर कोई शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि या फिर कोई बड़े नेता, एमएलए, एमपी यानी कि चाहे मुख्यमंत्री जी हों, इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? आखिर ऐसे चीज़ों को क्यों वेस्ट करते हैं जो करोड़ों की संपत्ति लगा करके वो खड़ा कर दिए हैं और उसके जंग खा रही है? इस पर आखिर क्यों नहीं किसी का मतलब ध्यान जा रहा है? बहुत बेहतर सवाल आपने रखा अपने चैनल के माध्यम से। मैं उस पर पुनः दोहरा रहा हूँ कि प्रशासनिक उदासीनता, राजनीतिक नेतृत्व का उदासीनता, और ये उदासीनता क्यों होता है इसके मूल कारण में जाएं। अगर मुझे बिना मेहनत किए, बिना जनता का सेवा किए मुझे वोट मिल जाएगा तो मैं अपना माथा क्यों रगड़ूंगा भैया कहीं? तो जरूरी इस बात की है कि जो व्यक्ति एक एक वोट के लिए तरसता है, जो मेहनत करता है, जो जनता के बीच में जाता है, तो उनको पता है उनकी समस्या क्या है। सिर्फ अगर जात पात और धर्म और पार्टी के नाम पे वोट और मजहब के नाम पे वोट लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से आप अपना माथा कहीं नहीं अटकाएंगे और आपको बड़ी जिम्मेवारी उठाने से आप बिल्कुल डरते हैं। और भ्रष्टाचार का जो आलम है, बैठे बैठे अगर मलाई किसी को मिलता हो तो भैया मेहनत क्यों करेगा? तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, द बिग बॉस के चैनल के माध्यम से, कि यह बिल्कुल प्रशासनिक उदासीनता है, राजनीतिक उदासीनता है और अकर्मण्यता है। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को, प्रतिनिधि जो दे रहे हैं सांसद, विधायक और मंत्री, उनको निश्चित रूप से अपने पार्टी की लाइन लेंथ से ऊपर उठ करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करना होगा। आपकी पार्टी आपके क्षेत्र के विकास के लिए नहीं रोकती है, बजट कि आपके मुंह से निकलने वाला आवाज दमदार हो और अपने क्षेत्र के हितों में हो। तो मैं यही कहूंगा, बैजनाथपुर पेपर मिल 1974 में बना था, 4 साल के बाद महज ये जंग के हवाले कर दिया गया, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद होगी। 48 एकड़ हमारा वैसे बना हुआ अनफर्टाइल बना हुआ है। तो इस पर हमें काम करने की जरूरत है और इसके लिए कोई एक नहीं, कोई एक पार्टी नहीं, कोई गौतम कृष्ण नहीं, इस पर हर पार्टी को, हर मजहब से ऊपर उठ करके, हर तबका से ऊपर उठ करके, हर पार्टी से ऊपर उठ करके हमें काम करना होगा। तभी जाकर के बैजनाथपुर मिल, पेपर मिल बनेगा, तभी जाकर के हमारा एम्स बनेगा, तभी हमारा पर्यटन स्थल बनेगा, तभी हमारा हवाई अड्डा बनेगा, तभी हमारा वाटर लॉगिंग का समस्या समाप्त होगा और तभी हमारा क्षेत्रीय विकास होगा। NH 17 ये जो 107 की स्थिति। अच्छा, अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर प्रत्याशी आपको राजद के द्वारा उतारा गया और आप जीत भी गए तो क्या आपके द्वारा क्या चालू कराया जा सकता है क्या बैजनाथपुर पेपर मिल? सर, मैं इन मुद्दों को ही लेकर के चुनाव लड़ रहा हूं। निश्चित रूप से आपको कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, परिणाम क्या होगा गॉड नोज, भगवान जानता है, ऊपर वाले जानते हैं, अल्लाह ताला जानता है। लेकिन मेरा प्रयास जिस रूप में होगा वह हमारे क्षेत्र की जनता और जो यहाँ हमें जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, उनको लगेगा कि मेरा प्रतिनिधि मेरे हित में काम करता है। यह लगेगा भी, दिखेगा भी और परिणाम भी मिलेगा, इसका मुझे उम्मीद है। क्योंकि पिछले दिनों मैंने एम्स के आंदोलन में जेल भी गया था, अनशन पे रहा भी था, मधेपुरा में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए अनशन भी किया था, जिसके लिए बड़ा विवाद भी हुआ था। तो मैंने एक परिणाम वहाँ दिया कि जिसके वजह से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम कैंसिल हुआ, आज वह नहीं हो पाया है। एम्स के लिए हमने अनशन किया और जेल भी गया। बड़ा न्यूज चैनलों और सारे लोगों का जो जिस तरह से आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन मिला, आज उसी का परिणाम है कि एम्स यहां सहरसा में नहीं बना है, लेकिन कहां बनेगा और किस रूप में बनेगा यह भी बहुत स्पष्ट और सरकारी तौर पे नहीं कहे जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल, ये आम जनताओं का प्रेशर है, उन्हें बड़े आंदोलन का डर है। तो मैं कहता हूं कि अगर मुझे राजद से प्रत्याशी बनाएंगे और निश्चित रूपेण अगर जीत मिलती है तो मैं सबसे पहले इन जनताओं को, जनता जनार्दन को मैं दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए सबसे पहले मैं काम करना चाहता हूं कोसी प्राधिकार पे, कोसी प्राधिकार पे काम करूंगा, एम्स पे काम करूंगा। और मुझे लगता है कि शायद यह शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा, आप पुनः मेरे साथ जुड़ेंगे ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि जब शिकायत की मौका होगा कुछ दिन काम करने का, तो आप भी मुझे इसी तरह चैनल पे पकड़ के आप यही वीडियो क्लिपिंग दिखाकर कहेंगे कि आपने ऐसा वादा किया था लेकिन आप निकम्मे साबित हो रहे हैं, कुछ करने नहीं है। तो मैं चाहूंगा, इसलिए आपके चैनल का भरपूर सहयोग, समर्थन और हम आम जनताओं का आशीर्वाद चाहते हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन और कि आप जो लगातार
आम जनता के लिए और जो है जन अधिकार के लिए आप हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा अनशन भी करते हैं। आप एम्स के लिए जेल भी जा चुके हैं ताकि आम जनता को सहूलत मिले, यहाँ पर एम्स बने ताकि सबका विकास हो, जन अधिकार का विकास हो। इसको लेकर के आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, ये बताइए। सर ये बिल्कुल हमें तो लगता है कि आप जैसे भाइयों का जो समर्थन मिल रहा है और आपके द्वारा जो आम जनताओं के बीच में जो हमारी आवाज़ को पहुंचाई जा रही है और उनके द्वारा जो मुझे फीडबैक मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, ये मुझे एनर्जी देता है और फिर एक आत्मसंतुष्टि भी होती है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, युवा हूँ और एक गरीब घर का बेटा हूँ, मजदूरी करने वाले का बेटा हूँ, तो मुझे वह दर्द पता है। और इन दर्द के बाद जब आप काम करने के लिए मुद्दे पे आते हैं, सामाजिक सौहार्द, दूसरों के होठों पे खुशी देखते हैं, उनको लगता है कि आशा एक मिलने की जो उम्मीद है, यह उम्मीद आपको भी तरोताज़ा और खुशी देती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ और पुनः आपको भी आमंत्रित करेंगे। इस तरह के अन्य मुद्दे अगर आपको मुझसे जाननी हो तो मैं आपको स्वागत करूँगा। और चूँकि इस तरह के मुद्दे जब जनताओं के बीच में जानते हैं तो उनकी भी आँखें खुलती है। और मेरे जैसे आदमी का जो एक अदना सा है, मैं ना प्रतिनिधि हूँ, पहले मैं वीडियो था और अभी एक पीपुल्स पावर बनाया हो। यह पीपुल्स पावर एक गैर राजनीतिक संगठन है, मंच है, जहां से वैचारिक और सामाजिक युवाओं को यह मंच प्रदान करती है और न कोई यह एनजीओ भी है। तो हमारे जैसे हजारों युवा आज इस मंच के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों के माध्यम से अपना एनर्जी बटोरता हूं, खुशी मिलती है। अच्छा, जाते जाते युवा पीढ़ी बहुत बेरोजगार बैठे हुए हैं और युवा पीढ़ी काफ़ी परेशान भी आजकल है, उसको आप क्या सीख देना चाहते हैं? मैं युवाओं से कहूँगा कि जब तक आप राजनीति से दूर रहेंगे तो भ्रष्टाचार और गलत व्यवस्था आपकी सर पे बैठी रहेगी। मैं युवाओं से कहूँगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, पैसे और बाहुबल के आधार पर राजनीति नहीं होती है। राजनीति विचारधारा के आधार पर होती है, ईमानदारी के आधार पर होती है और आपके व्यक्तित्व के आधार पर होती है। मैं आपको विनती पूर्वक मैं कहता हूँ, जनता की आवाज़ चैनल के माध्यम से, द बिग बॉस के माध्यम से मैं कहता हूँ, जावेद जी के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आप खुल करके राजनीति करें। राजनीति से हमें दूर किया जाता है, युवाओं को दूर किया जाता है, ताकि भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और ठेकेदारी करने वाले आदमी आएंगे और आने के बाद वो लूट खकोस का माहौल बनाएंगे। क्योंकि जब तक शिक्षित व्यक्ति नहीं आएंगे, जब तक युवा नहीं आएंगे, तब तक व्यवस्था में परिवर्तन कैसे होगा। हम चाहते हैं अगर आम खाना तो निश्चित रूप से हम आम का पेड़ लगाना होगा। हम आम खाना चाहते हैं और बबूर के पेड़ से हमें कभी आम नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप ईमानदार और ईमानदारी पूर्वक एक व्यवस्था का संचालन चाहते हैं, व्यवस्था से कुरीतियों को और गलत चीज़ों को, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, तो ईमानदारी पे सोचने वाला और सोच रखने वाले युवाओं को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप राजनीति में आएँ, खुल करके अपनी बात रखें, भ्रष्टाचारी पे जोर से हमला करें और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप में आप बेहतर उम्मीदवार जिनको आप मानते हो, जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके उनको वोट दें। और अगर हो सके तो आप जैसे युवाओं को भी राजनीतिक उम्मीदवारी देनी चाहिए। नौकरी तो हमारे लिए है ही, लेकिन जब तक आप खुल करके काम नहीं करेंगे, राजनीति में आएंगे नहीं, बेहतर व्यवस्था का निर्माण नहीं करेंगे, तो तब तक यह भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ों से आपको मुकाबला हमेशा करता ही रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपको अपने साथ आने का दोनों हाथ जोड़ करके विनती और अनोन्य संबंध और प्रेम आपसे करते हुए आपसे हम आने का अनुरोध करते हैं। जी, तो जैसा कि देखिए गौतम कृष्ण जी हमारे साथ थे। इनका कहना था कि भ्रष्टाचारी जिस कदर बढ़ गया है और ये जो शासन प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। अभी जो विधानसभा से इनको सीट मिलने वाला है, राजद की ओर से इनको प्रत्याशी बनाने का मतलब जो है आह्वान हुआ है, इसको लेकर के ये काफ़ी चिंतित है कि वो इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ हर साल बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है उस इलाके को। इनका कहना है कि जब हम पार्टी में आएंगे और जब जीत सुनिश्चित होगी तो उसके बाद ये उस एरिया का काम इस कदर करेंगे कि आने वाले समय में कोई ऐसा ना बोल पाए कि ये कोई काम नहीं कर पाए। अब फिलहाल जो है इनका एक और मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा है, एम्स को लेकर के। इनका ये भी कहना है कि जो एम्स का मुद्दा हम हमेशा उठाते रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस कदर हम उठाए हैं एम्स का मुद्दा, वो कहीं ना कहीं किसी तरह क्लियर नहीं है, मगर उम्मीद है कि ये दोबारा सहरसा आकर के रहेगा
और बैजनाथपुर पेपर मिल भी मैं कोशिश करूंगा जीतने के बाद उसको चालू कराने का। अब इसमें देखिए जनता की भलाई है और जनता जनार्दन अब इस पर विचार करें कि इसका करना क्या है। खैर, आप बने रहे द बॉस न्यूज़ के साथ। मैं हूं आकिब जावेद। नमस्कार।